नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस मुश्किल समय में भी आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। हालांकि मुश्किल होता है ऐसे समय में पढ़ना, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है, एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है। फिर भी हमारे हाथ में पढ़ना है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ चालकता है। तो अभी लास्ट वाली क्लास जो हमारी थी उसमें आप लोगों को मालूम है बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों तुल्यांकी चालकता के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में? तुल्यांकी चालकता के बारे में। ठीक है, ओके। तो सभी बच्चे आ जाएं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तुल्यांकी चालकता। हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चालकता तो आप लोग सबसे पहले जानते हैं। चालकता क्या होता है? कोई भी चालक है उसमें से विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसे हम उस चालक की चालकता कहते हैं। ठीक है, अब आपको बस ये देखना रहता है उसमें से चालकता कितनी स्पीड के साथ फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं तुल्यांकी चालकता की। ठीक है, तो अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों आप लोग कि किसी भी विलयन की तुल्यांकी चालकता है ना, हमें तुल्यांकी चालकता पढ़ना है। किसी भी विलयन की तुल्यांकी चालकता। अच्छा, एक बात और, मैंने आपको वैद्युत अपघट्ट बता दिया था। इसमें आपको मालूम है कि ये जो वैद्युत अपघट्ट होता है, इन वैद्युत अपघट्ट की चालकता होती है आयन की वजह से। ठीक है बच्चों, किसकी वजह से होती है? ये आयन की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, किसी भी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है यह उन समस्त आयनों की चालकता है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो जो 1 ग्राम तुल्यांक, ध्यान से देखना, जो क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट को, ठीक है, VmL आयतन में विलय करने पर उत्पन्न होती है। ये होती है हमारी तुल्यांकी चालकता की परिभाषा। किसकी परिभाषा होती है बच्चों? ये तुल्यांकी चालकता की परिभाषा। तो आपको ये समझना है कि किसी भी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है यह उन समस्त आयनों की चालकता है जो क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट जो है उसे जो अपना आयतन होता है ml आयतन में विलय करने पर उत्पन्न होती है। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई वैद्युत अपघट्ट का विलयन है, समझ में ना। ये अगर मान लिया, हमने ये मान लिया कि यह एक लीटर है। कितना है ये? 1 लीटर। मीन्स हमने मान लिया ये 1000 ml विलयन है और इस 1000 ml विलयन में हमारा अगर 1 ग्राम जो तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट है वो घुला हो तो इस विलयन की चालकता को हम बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। क्या बोलेंगे बच्चों? तुल्यांकी चालकता। समझ में आ रहा है क्या है? ये हमारा कितना है? 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर हमारा विलयन है। इसमें यदि आपको ध्यान रखना है 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम तुल्यांक जो वैद्युत अपघट्ट घुला होगा तो ऐसे विलयन की चालकता को हम बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। क्या बोलेंगे बच्चों? तुल्यांकी चालकता। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? दोबारा देखिए और अच्छे समझिए। किसी भी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है। ठीक है, किसी भी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है ये उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट को, किसको? यहाँ से पहले इतना याद रखेंगे आप, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट को फिर यहाँ से VmL आयतन में विलय करने पर उत्पन्न होती है, उसे हम तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इसकी परिभाषा और क्या होती है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग, अर्थात तुल्यांकी चालकता एक ऐसे विलयन की चालकता है। ठीक है, एक परिभाषा तो आपने वो देख ली ऊपर वाली। अब क्या है? तुल्यांकी चालकता एक ऐसे विलयन की चालकता है जिसमें जो वैद्युत अपघट्ट है, जिसमें वैद्युत अपघट्ट का ग्राम तुल्यांक, मतलब 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है। ठीक है, इसको फिर से देखिए। तुल्यांकी चालकता एक ऐसे विलयन की चालकता है जिसमें वैद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक जो है वो घुला होता है। ठीक है, जो भी दोनों में से आपको अच्छी लगे आप उसको याद कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो तुल्यांकी चालकता है इसे हम लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा EQ। तो आपको ध्यान रखना, ये हमारा क्या है? लैम्डा और EQ मतलब होता है इक्विवेलेंट। क्या होता है? इक्विवेलेंट। तुल्यांकी चालकता जो है, ठीक है, तुल्यांक को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों, ये जो EQ है, लैम्डा EQ, इससे हम तुल्यांकी चालकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या होगा? यह कोई 1000 ml का विलयन है, इसमें अगर 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट घुला है तो इस पूरे विलयन की जो चालकता होगी उसे हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। ठीक है, और इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, किसी भी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है,
अब समझ रहे यहाँ से, किसी भी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है उस विलयन की विशिष्ट चालकता को हम दर्शाते हैं के से। किसी भी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है वो उस विलयन की विशिष्ट चालकता और आयतन मतलब v इनके गुणनफल के समानुपाती होती है। बात समझ आ रही है? और अच्छे से देखेंगे इसको आप लोग। चलिए अब यहाँ से इसको समझें आप लोग कि किसी भी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है, ठीक है बच्चों, ये जो तुल्यांकी चालकता है यह उस विलयन की विशिष्ट चालकता मतलब के और आयतन इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व भी किया है। अब ये यहाँ पे लिखा है लैम्डा ई क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा ई क्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, लैम्डा ई क्यू का मतलब है यहाँ पे तुल्यांकी चालकता। तो हमने यहाँ पे लिखा है किसी भी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है किसके बराबर होगी, ये किसी भी विलयन या उसी विलयन की विशिष्ट चालकता। तो यहाँ से हमने लिखा के मतलब केप्पा और आयतन मतलब वी। समझ में आ रहा बच्चों? तो किसी भी विलयन की ये जो तुल्यांकी चालकता है यह उस विलयन की विशिष्ट चालकता मतलब केप्पा और आयतन इनके गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू वी मतलब केप्पा इंटू वी। अब आपको यहाँ से समझना है ये जो वी है आयतन है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देखो, चूंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि v इक्वल क्या हुआ यहाँ पे 1000/n। यहाँ पर आपको ध्यान रखना n मतलब है नॉर्मलता, n यहाँ पर क्या है, n का मतलब यहाँ पे नॉर्मलता और नॉर्मलता की इकाई क्या होती है, EQ इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो v जो है इस v की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1000/n। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया बच्चों। तो लैम्डा EQ बराबर के वैसा लिख दिया हमने और v की जगह पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे देखेंगे आप लोग 1000/n। ठीक है, अब आपको देखो ये तो हमारा क्या है, केप्पा है मतलब विशिष्ट चालकता। और आप लोग जानते हो कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विशिष्ट चालकता की आप लोग जानते हो ओम इंटू क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ये होती है विशिष्ट चालकता की इकाई, यही होती है ना। ठीक है, तो इसको देखेंगे आप लोग। अब तो यहाँ से हमने क्या लिखा, लैम्डा ई क्यू। अब जो के है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स है इंटू। अब आप लोग जानते हो जो 1000 है इसको सेंटीमीटर में क्या होती है, सेंटीमीटर क्यू। तो इस 1000 की जगह पे हमने क्या लिख दिया यहाँ से, ये सेंटीमीटर क्यू। क्लियर है इतना? ठीक है, और नीचे जो एन है नॉर्मलता, इसकी इकाई क्या होती है, इक्विवेलेंट तो तुल्यांक। तो यहाँ पे हमने इसको इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांक को हमने ई क्यू से यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों। ये जो फार्मूला है ये होगा तुल्यांकी चालकता का। किसका होगा, तुल्यांकी चालकता का। ठीक है, किसका हुआ ये फार्मूला, तुल्यांकी चालकता का। अब आपको यहाँ से एक बात और याद रखनी है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या याद रखोगे, आपको ये अच्छे समझना है कि इसकी इकाई क्या होगी, किसकी, तुल्यांकी चालकता की। तो अब यहाँ से देखो ये सेंटीमीटर क्यू है, इसमें से सेंटीमीटर इनवर्स माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो ई क्यू है ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ई क्यू इनवर्स। तो इसकी इकाई क्या हो जाती है, लेमडा ई क्यू। ओम इनवर्स यहाँ से था, इसमें से माइनस हुआ तो ये सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। और यहाँ से क्या बचा हमारे पास, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप याद रखिए, पूछी जाती है। तुल्यांकी चालकता की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है ना, ओके। तो ये हमने क्या पढ़ा, आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखिए। हमने पढ़ा अभी तुल्यांकी चालकता। क्या पढ़ा बच्चों, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता में आपने जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है वो है 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य। ठीक है, अब देखिए आगे हमको क्या पढ़ना है। अब आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग। अब पढ़ेंगे मोलर चालकता। क्या पढ़ना है हमें, अब हम पढ़ेंगे मोलर चालकता। और मोलर चालकता को ही आणविक चालकता कहा जाता है, याद रखना। मोलर चालकता को हम क्या बोलते हैं, आणविक चालकता। तो वहाँ पे आपने देखा था, इसके पहले हमने पढ़ा तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता जब हमने पढ़ा तो उसको हमने ई क्यू से दर्शाया। किससे दर्शाया, ई क्यू। और यहाँ पे याद रखिए मोलर था, तो जहाँ जहाँ उसमें ई क्यू था वहाँ वहाँ हम इसमें मोल करेंगे। क्या करेंगे, मोल। दोनों एक से हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पे हमने देखा था कि 1000 ml विलयन जो है उसमें 1 ग्राम क्या घुला हो, तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य घुला हो। तो हम कहेंगे कि 1000 मिलीलीटर विलयन में यदि आपको ध्यान रखना है किसी भी जो वैद्युत अपघट्य है उसका केवल कितना घुला हो, आपको ध्यान रखना है 1 मोल घुला हो। कितना घुला हो, केवल 1 मोल यदि उसमें घुला हो तो उस विलयन की चालकता को हम बोलते हैं मोलर चालकता या आणविक चालकता। ओके, चलिए देखते हैं इसको, अच्छे समझिए आप लोग। तो देखेंगे
किसी भी विलयन की मोलर चालकता, अब हमें क्या पढ़ना है, मोलर चालकता, और इसको ही आणविक चालकता कहते हैं। तो किसी भी विलयन की जो मोलर चालकता है उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 मोल वैद्युत अपघट्ट, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को किसी भी VmL आयतन में विलय करने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वही बात है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा इसको आप लोग बच्चों। तो क्या हो जाएगा, किसी भी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को क्या करते हैं, VmL आयतन में विलय करने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अर्थात आगे और देखिए, आणविक चालकता एक ऐसे विलयन की चालकता है जिसमें वैद्युत अपघट्ट का कितना, 1 मोल घुला होता है, उसे हम मोलर चालकता कहते हैं। और इसे हम लैम्डा m से दर्शाते हैं। उसमें आपने देखा था कि उसे हम किससे दर्शा रहे थे, लैम्डा EQ से, तो वो इक्विवेलेंट था। इसको दर्शाएंगे हम, ये हमारा हुआ लैम्डा, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है m, मतलब क्या हुआ, मोलर। तो इस लैम्डा m से हम दर्शाएंगे मोलर चालकता को। किसको दर्शाएंगे, मोलर चालकता को। ठीक है, अब इसको आप अच्छे समझिए मोलर चालकता को। तो यहाँ से याद रखेंगे आप लोग कि देखें, किसी भी विलयन की जो आणविक चालकता है, वहाँ पे हमने देखा था तुल्यांकी चालकता, किसी भी विलयन की जो आणविक चालकता है वह उस विलयन की विशिष्ट चालकता मतलब केप्पा और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, जिस तरीके से हमने पहले देखा था। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो हमारी आणविक चालकता है, कौन सी आणविक चालकता है, मोलर चालकता, उसको हमने दर्शा दिया किससे, लैम्डा m से। तो इसका मतलब है मोलर चालकता किस किस के गुणनफल के बराबर होगी ये, तो विशिष्ट चालकता को हमने लिख दिया K और आयतन को हमने यहाँ पे लिख दिया V। ठीक है, अभी लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि V इक्वल क्या जाएगा, 1000 अपॉन, वहाँ पे तुल्यांक था इसलिए EQ आया, यहाँ पे मोल है तो m आ गया। तो V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे V की जगह क्या लिखेंगे हम, 1000 अपॉन m। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हुआ, लैम्डा m इक्वल क्या है हमारा, K इंटू V की जगह पे क्या आ गया, 1000 अपॉन m। अब यहाँ से आप देखेंगे इसके हमने क्या किया, इकाई निकाली है पूरी, आप इसको देखेंगे तो ये जो हमारा K है मतलब विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, आप लोग जानते हो, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी इकाई हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब यहाँ से ये 1000 है तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब हमने लिख दिया, और यहाँ पे m है तो इसको हमने लिख दिया ये मोल, ये केवल मोल है, यहाँ पर क्या है ये, मोल। ठीक है, तो ये बन गया किसका, अब देखो ये बना है मोलर चालकता का फार्मूला। क्या बना बच्चों, यह बन गया मोलर चालकता का फार्मूला। तो इस तरीके से आपको मोलर चालकता निकाल लेनी है। अब इसकी इकाई की बात करते हैं, तो मोलर चालकता की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए मोलर चालकता बराबर ये आ जाएगा हमारे पास ओम इनवर्स, सेंटीमीटर क्यूब में से सेंटीमीटर इनवर्स ये जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ठीक है, तो मोलर जो चालकता है उसकी इकाई क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देखो हमने 4 प्रकार की यहाँ पे चालकताएँ पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यहाँ से 3 प्रकार की चालकताएँ, कौन कौन सी, विशिष्ट चालकता पढ़ी हमने, तुल्यांकी चालकता पढ़ी, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ से, मोलर चालकता या फिर आणविक चालकता। अब देखिए इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं, आप इनको और देखिए पहले, है ना, इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं। ये फैक्ट आप ध्यान से देखें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कल मैंने आपसे जो कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे थे उनमें ये क्वेश्चन भी था कि ये चालकताएँ, ये किस प्रकार की चालकताएँ किसी से प्रभावित होती हैं या नहीं होती हैं। तो देखेंगे आप इनको ध्यान से। जैसे नंबर 1 है, इसमें क्या है, देखो धात्विक चालकता। ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं हम, धात्विक चालकता। धात्विक चालकता तनुता से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होती। कल ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, याद होगा आपको। ठीक है, तो याद रखना आपको, ये जो धात्विक चालकता है ये तनुता से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होती। मतलब क्या है कि धात्विक चालकता पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। जिनमें आयन पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं वो प्रबल, जिनमें विभक्त नहीं होते वो दुर्बल। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे आप लोग क्या है कि ये जो प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं इनकी चालकता पर तनुता का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो 2 बातें याद रखना, एक धात्विक चालकता और एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट, इन दोनों की चालकता पर तनुता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। किस किस पर, धात्विक चालकता पर और प्रबल वैद्युत अपघट्टों की चालकता पर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की जो चालकता है ये तनुता बढ़ाने पर बढ़ जाएगी।
क्या हो जाएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो हैं इनकी चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ जाएगी क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ जाती है, याद रखिए बच्चों। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग इनका जो नोट पॉइंट है यहाँ से, विशिष्ट चालकता जो होती है जैसे हम कैपा से दर्शाते हैं, विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घट जाती है, ये भी याद रखना। तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, तनुता बढ़ाने पर घट जाएगी। क्यों, क्योंकि आयनों का सांद्रण घट जाता है। क्या हो जाएगा, आयनों का सांद्रण घट जाता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के आपने यहाँ से देखे। पहला पॉइंट क्या था, धात्विक चालकता प्रभावित नहीं होती, संबंधित नहीं होती। प्रबल वैद्युत अपघट्य प्रभावित नहीं होता। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की चालकता बढ़ जाती है। और विशिष्ट चालकता पर तनुता क्या होती है, तनुता बढ़ाने पर यह घट जाती है। ठीक है, क्यों घटेगी, क्योंकि आयनों का जो सांद्रण है वो घट जाएगा। तो ये कुछ आईएमपी पॉइंट थे, इनको आप अच्छे से याद रखिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे। देखिए, अब हमें पढ़ना है कोलरास का नियम। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है ये बार बार। क्या पढ़ेंगे अब हमें पढ़ना है यहाँ से कोलरास का नियम। तो कोलरास के नियम को समझते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ समझना है पहले कि कोलरास ने जो अपना नियम दिया था ये वैद्युत अपघट्यों की आणविक चालकता के बारे में दिया था। ये याद रखना, किसके बारे में दिया था, कोलरास ने जो अपना नियम दिया था वो वैद्युत अपघट्यों की आणविक चालकता के बारे में दिया था। कौन सी बच्चों, आणविक चालकता के बारे में दिया था कोलरास का नियम। ठीक है, तो इसको देखिए अच्छे समझते हैं हम। कोलरास ने वैद्युत अपघट्यों की आणविक चालकता के संबंध में 1876 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कोलरास के नियम के नाम से जानते हैं। तो इतना तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा, अच्छे से याद भी कर लीजिए इसको। क्या है, आपको इसको अच्छे से याद करना है कि कोलरास ने वैद्युत अपघट्यों की आणविक चालकता के संबंध में, किसके संबंध में, वैद्युत अपघट्यों की आणविक चालकता के संबंध में, सन याद रहता है तो अच्छी बात है, सन 1876 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कोलरास के नियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कोलरास के नियम के नाम से जानते हैं। अब ये नियम क्या है इसको ध्यान से देखना है आपको, और अच्छे समझिए, पूरा लिंक करते जाएंगे आप लोग तो इजी पड़ेगा, है ना। चलिए देखें, अब इसके अनुसार क्या है कि अनंत तनुता पर, तो पहले तो ये समझ लें कि अनंत तनुता है क्या। ये जैसे मान लीजिए यह कोई बीकर है, समझना। अब विलयन कैसे बनता है, विलेय से और विलायक से। तो मान लीजिए कि हमने इसमें ये विलेय मिला दिया, क्या मिला दिया हमने इसमें, ये विलेय मिला दिया। अब इसमें हमने जल मिला दिया, मतलब विलायक मिला दिया। तो ये दोनों चीज़ हमने मिलाई तो क्या बन गया, विलयन। अब आप जानते हो कि हम जिसमें जितना ज़्यादा विलायक मिलाते जाएंगे ये विलयन उतना कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मतलब इसका सांद्रण क्या है, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सांद्रण घट जाएगा। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे हम क्या कर, तनु विलयन मैंने आपको पढ़ाया था। तनु विलयन जानते हो आप, जिसमें विलेय कम होता है विलायक ज़्यादा होता है। तो यदि हम विलायक ज़्यादा मिलाते जाएंगे तो उसकी तनुता बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी, तनुता बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे लिखा है अनंत तनुता, मतलब हम विलायक इतना मिलाएंगे विलेय बहुत ज़्यादा कम रहेगा। अगर हम थोड़ा सा विलायक और मिला देंगे अगर, तो उसमें विलेय बचेगा नहीं, तो टोटली क्या रहेगा, उसमें केवल विलायक ही बचेगा। तो ऐसे उसे हम बोलते हैं अनंत तनुता। क्या बोलेंगे, अनंत तनुता। तो देखेंगे आप लोग, कोलरास के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब समस्त वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है, कैसा हो जाता है, आयनित। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए यह कोई बीकर है, इसमें क्या भरा है, ये वैद्युत अपघट्य भरा है। क्या भरा है, ये वैद्युत अपघट्य। इसमें इलेक्ट्रोड भी लगे हैं और इसमें जैसे मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद क्या हुआ, ये पूर्णतः आयनित हो गया। पूर्णतः आयनित मतलब क्या हुआ, धनायन इसके अलग हो गए पूरे और ऋणायन इसके एक तरफ हो गए, मतलब ये पूर्णतः आयनित हो गया। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से। तो अनंत तनुता पर जब समस्त वैद्युत अपघट्य क्या है, पूर्णतः आयनित हो जाता है। और देखो, जब ये आयन थे पहले एक साथ थे, लेकिन जब ये आयन अलग अलग हो जाएंगे तो इनके बीच में जो आकर्षण बल था, जब ये आयन दूर दूर हो जाएंगे तो आकर्षण बल कैसा रहेगा, इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो रहेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो देखो, जब समस्त वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है और अंतर आयनिक आकर्षण बलों का जो मान है वो कैसा हो जाता है, नगण्य हो जाता है। कैसा हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तब क्या होगा, वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये आयन क्या है, आयन जब अलग अलग हो गए तो इस हर एक आयन का क्या हो जाएगा, इस वैद्युत अपघट्य की चालकता में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी रहेगी। क्योंकि वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो किसकी वजह से होती है, आयनों की वजह से होती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, इस लाइन को आप डबल से देखिए, इसलिए लिखा है कि तब वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता में
प्रत्येक जो आयन है, इस प्रत्येक आयन का क्या होता है, एक निश्चित योगदान होता है। तो ये जो आयन है, इस आयन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर आयन का एक योगदान रहेगा। ठीक है, और अब यहाँ से देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, जब हर आयन का एक निश्चित योगदान रहेगा तो इस अवस्था में जो वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता है, टोटल की बात कर रहे हैं, तो जो आणविक चालकता है उसका जो मान है, तो धनायन और ऋणायनों की जो अनंत तनुता पर आयनिक चालकता है उनके योग के बराबर होती है। मतलब कुछ नहीं, मतलब सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है कि ये कोई वैद्युत अपघट्य है और इस वैद्युत अपघट्य की मान लीजिए आणविक चालकता है, और आणविक चालकता को मैंने भी आपको बताया था कि इसको हम लैम्डा m से दर्शाते हैं। अब चूंकि ये धनायन और ऋणायन में अलग अलग बट गया है, क्या हो गया, धनायन और ऋणायन में अलग अलग बट गया है कि नहीं, तो इस पूरे विलयन की जो चालकता ये आप देख रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना ये धनायन और प्लस ऋण आयन के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि आयनों से तो इनकी चालकता होती है, तो इन दोनों की चालकताओं का मान और इस आणविक चालकता का मान बराबर होता है। ये पूरे नियम का सार है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, आणविक चालकता का जो मान है उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता के योग के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे और देखें आप लोग, पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखें, यदि अनंत तनुता पर ये जो है लैम्डा, मतलब ये आपको ध्यान रखना, ये धनायन की चालकता अनंत तनुता पर, ये इनफाइनाइट ऊपर, मतलब इसका अनंत तनुता, और यहाँ पर ये ऋणायन। तो यदि अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन क्रमशः धनायनों, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है क्या है, धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताएं हैं, जो क्या करती हैं, वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता के मान के बराबर होती हैं, निम्नानुसार होती हैं। अब इस पूरे में आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताया है कोलरास के नियम का पूरा समरी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इतना, ये क्या है बच्चों, ये है, ये ऊपर इनफाइनाइट है, इसका मतलब है अनंत तनुता, और बाकी लैम्डा ये मतलब है आणविक चालकता। तो इसको हम कहेंगे अनंत तनुता पर आणविक चालकता। तो ये अनंत तनुता पर जो आणविक चालकता है ये किसके बराबर है, यहाँ से ये लिखा है ना, x प्लस और लैम्डा m, मतलब अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और ये अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। तो इन दोनों की जो चालकता हैं वो आणविक चालकता के मान के बराबर होती हैं। ये थे कोलरास का नियम। आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या था बच्चों, ये कोलरास का नियम। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो x है और ये y है, तो ये x और y क्रमशः धनायन और ऋणायनों की संख्या है। क्या है ये, इन दोनों की संख्या है। अब कोलरास के नियम के कुछ उपयोग हैं, आप इनको भी देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको समझते हैं हम लोग। पहला नियम क्या है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की आणविक चालकता की गणना हम कर सकते हैं कोलरास के नियम की सहायता से। कोलरास के नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं इनकी आणविक चालकता की गणना कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के आयनन की मात्रा की गणना कर सकते हैं, आणविक चालकता की भी और आयनन की मात्रा की गणना भी हम कर सकते हैं। साथ में जो अति अल्प विलेय लवण होता है उसकी विलेयता ज्ञात कर सकते हैं, और जल के आयनिक गुणनफल की गणना कर सकते हैं, और आयनों का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, कोलरास के नियम की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कंटिन्यू अब अगली क्लास में करेंगे कल। आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए और अच्छे से समझकर याद करिएगा। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को पूरा अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। साथ में जो नए बच्चे यदि वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू।